मेरे चांद सितारों को डॉक्टर अनुराधा का नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अनुराधा पाठक और मैं आपको पढ़ाने वाली हूं नीट के लिए बायोलॉजी। आप देख रहे हैं डॉक्टर अनुराधा's लर्न एकेडमी। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था नॉन डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लाइफ, सो आज हम पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लाइफ। सो लेट्स बिगिन। So, as always, we see, we aim, we try hard and we conquer. So, let's begin मेरे चांद सितारों। सबसे पहले तो ये कि कल हमने जो बताया था What is living? कौन है जीवित? जिसके पास है 5 लक्षण वो है जीवित। जिसके पास है 5 लक्षण वो है जीवित। ये लक्षण क्या है? ये लक्षण क्या है? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। क्या क्या हुआ? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस, जिसमें से ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन है नॉन डिफाइनिंग फीचर्स और इसको हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, नाउ टुडे विल स्टडी डिफाइनिंग फीचर्स। डिफाइनिंग फीचर्स क्या है? मेटाबॉलिज्म, cellular organization and consciousness. So let's begin. बच्चा पार्टी किससे शुरू करेंगे? मेटाबॉलिज्म से। Now, what is metabolism? है क्या ये मेटाबॉलिज्म? कुछ बड़ा लोचा लग रहा है क्या? केमिकल लोचा बोलते हैं ना, इसके दिमाग में केमिकल लोचा है मुन्ना भाई। है सिर्फ दिमाग में केमिकल लोचा नहीं है, पूरी बॉडी में जितने भी जीवित हैं, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, चाहे वो एक बैक्टीरिया हो या फिर फंगस, एल्गी, प्लांट्स जो होते हैं, है ना, या फिर हम लोग हो गए, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, बाकी एनिमल्स, सबकी बॉडी केमिकल्स से बनी है। सबकी बॉडी केमिकल्स से बनी है। जैसे कि यहां देखेंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ केमिकल्स, बायोमॉलिक्यूल्स। अब ये बायोमॉलिक्यूल वर्ड क्यों आ गया? क्यों बोला बायोमॉलिक्यूल? देखो, मैंने कल बताया था बायोलॉजी मींस बायोस एंड लोगोस। बायोस एंड लोगोस, राइट? बायोस वर्ड का क्या मतलब है? लाइफ। बायोस मींस लाइफ, जीवन, जीवन, धरती पे जीवन है। एंड लोगोस मींस इट्स स्टडी। तो यहां पर अगर बायोस वर्ड का मतलब लाइफ है तो हर जगह बायोस वर्ड मतलब लाइफ ही होगा ना। पिंटू पिंटू ही रहेगा, चिंटू चिंटू ही रहेगा। तो बायो यानी जो भी जीवित है, लाइफ है, उस लाइफ के अंदर जो केमिकल्स यानी मॉलिक्यूल्स होंगे उसको बोल देंगे बायोमॉलिक्यूल्स, राइट? बायोमॉलिक्यूल्स, केमिकल्स इनसाइड अ लाइफ, इनसाइड अ लिविंग बीइंग। These chemicals belong to different classes. कुछ लिपिड्स वाले ग्रुप के, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स के, कुछ प्रोटीन्स के, सब अलग अलग क्लासेस में हैं। सबके साइज अलग हैं, सबके फंक्शंस अलग हैं, सबके काम अलग अलग होते हैं। ठीक है, कुछ प्रोटीन्स जो हैं उनके अलग काम है, सबके काम अलग अलग हैं। और हर चीज को हम लोग पढ़ने वाले हैं किसमें? सेल, जो कि 3rd यूनिट है। और बाकी जब आप लोग आगे जाओगे, सेलेक्ट हो जाओगे एमबीबीएस में, तो आप लोग पूरा बायोकेमिस्ट्री पढ़ोगे। उसमें हर केमिकल, कौन सा एमिनो एसिड, किसका क्या काम है, कौन एंजाइम क्या काम करता है, सारी चीजें पढ़ने वाले हो आप लोग। इसलिए आज मेहनत करो ताकि कल सेलेक्ट होके पूरे बायोकेमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ो, राइट? सो मेरे बाल को पाल लो। ये जान गए केमिकल्स, बॉडी के कंस्टिट्यूएंट्स हैं। बॉडी किससे बनी है? केमिकल्स से। नाउ अब हम पढ़ेंगे रिएक्शंस। हमने केमिकल जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है ये जाना। क्यों जाना? क्योंकि हम ये जानना चाहते थे कि मेटाबॉलिज्म क्या है। ठीक है, अब देखो, व्हाट आर मेटाबॉलिक रिएक्शंस। पहली बात तो ये कि जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं उनको केमिकल रिएक्शंस भी बोलते हैं। क्यों? केमिकल्स इन्वॉल्व है, सिंपल सी बात है, केमिकल हैं और रिएक्शंस हो रहे हैं तो उनको बोल दिया मेटाबॉलिक रिएक्शंस और केमिकल रिएक्शंस। नाउ अब एक चीज,
हमारी जो बॉडी है उसमें लगातार चीजें बनती हैं, लगातार चीजें डिस्ट्रॉय होती हैं। जैसे कि हम खाना खाते हैं, है ना, हमने खाना खाया, हमने पूरा रोटी चावल दाल सब बना के बढ़िया से खाया, तो क्या सब वैसे निकल जाता है? नहीं, हम खाते हैं, हमारी बॉडी में वो चीजें टूट जाती हैं और छोटी छोटी चीजों में बटेंगी और फिर हमारी बॉडी में पूरा ब्लड से पहुंच के एब्जॉर्ब हो जाएगा और हमारी बॉडी में ताकत देगा। ठीक है, जो भी जिसके काम होंगे वो वहां जाके करेगा। तो ये तो हो गया टूटना। और बनती भी हैं, जैसे जो केमिकल्स हमारी बॉडी में हैं उनसे ग्लूकोज बना अगर हमारी बॉडी में, जिसको ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलेंगे, है ना, टूट गया ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ऐसे ये एग्जाम्पल्स हैं कुछ, इन टर्म्स को देख के परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये आप पढ़ोगे जब आप सेलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, अभी हमको क्या देखना है, क्या देखना है हमको? अभी हमको देखना है कि मेटाबॉलिज्म के अंदर कितनी तरीके की रिएक्शंस है इस चैप्टर में। पहली बात जो टूटने वाली रिएक्शंस है और दूसरी जो बनने वाली रिएक्शंस है। जो टूटने वाली रिएक्शंस है उनका क्या नाम है? जिसमें डिस्ट्रक्शन हो रहा है, यानी कि टूट रही हैं चीजें, टूट रही हैं, है ना, उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे उसको? कैटाबॉलिज्म। ये तो प्रोसेस हो गया, और जो रिएक्शंस होंगी उनको बोलेंगे कैटाबॉलिक रिएक्शंस, कैटाबॉलिक रिएक्शंस। और जो बनने वाली चीजें है ना, बनने की प्रोसेस, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे एनाबॉलिज्म। ठीक है, एनाबॉलिज्म। और जो रिएक्शंस होंगी उनको क्या बोलेंगे? एनाबॉलिक रिएक्शंस। सो व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? व्हाट मेटाबॉलिज्म इज एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म, राइट। एंड एनाबॉलिज्म में एनाबॉलिक रिएक्शंस, बनने वाले रिएक्शंस, कैटाबॉलिज्म में टूटने वाले रिएक्शंस, कैटाबॉलिक रिएक्शंस। एक चीज, हमारी जो बॉडी है उसके अंदर हजारों रिएक्शंस एक साथ होती हैं, एक या दो नहीं, हजारों रिएक्शंस चल रही हैं हमारी बॉडी में एक साथ। इस वक्त अपनी बॉडी में चल रही हैं रिएक्शंस। हालांकि जिस दिन हम मर जाएंगे वो सारी रिएक्शंस बंद हो जाएंगी, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चा पार्टी, अभी हम लोग जानते हैं कि मेटाबॉलिज्म लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है, तो जो नॉन लिविंग होंगे उसमें एब्सेंट होंगी, टेबल चेयर, है ना। और अगर हम भी नॉन लिविंग हो गए, जिस दिन मर गए, कोई रिएक्शन नहीं होने वाली है। सो मेटाबॉलिज्म इज एब्सेंट इन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, राइट। सो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? इसको हम लोग सम अप करते हैं अभी। सम टोटल ऑफ all reactions, all metabolic और chemical reactions occurring inside a living organism। हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं, जितनी भी टोटल सब कुछ जोड़ दो, वही हो गया मेटाबॉलिज्म। अभी मैं 2-3 बार ये चीज बता चुकी हूँ। सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल और metabolic reactions occurring inside a living organism is metabolism। अब अगर हमारी बॉडी में जो रिएक्शंस चल रही हैं उसकी नकल मार के, है ना, उन्हीं रिएक्शंस को हम लेबोरेटरी में करना चाहें तो उसको क्या बोलेंगे? हमारी बॉडी हो गई लिविंग और सेम रिएक्शन हम लैब में कॉपी कर रहे हैं, तो वो रिएक्शन लिविंग रिएक्शन कहलाएगी। लेकिन लिविंग थिंग नहीं होगी वो। क्यों? क्योंकि दो चीजें, हमारी बॉडी में हजारों रिएक्शन एक साथ हो रही हैं, हमने लैब में कॉपी किया है, कुछ रिएक्शंस को आइसोलेट किया ना, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस। बॉडी में सब कुछ कनेक्टेड है, सारी रिएक्शंस एक दूसरे से, सबका कुछ लिंक रहता है। इनमें क्या है? आइसोलेटेड रिएक्शन कर रहे हैं। और दूसरी चीज मैंने बोला था ना, 2 चीजें। दूसरी चीज क्या हुई? जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनमें एक मात्र मेटाबॉलिज्म ही फीचर नहीं है, 5 फीचर्स थे। हमने लैब में सिर्फ एक चीज को कॉपी किया है, रिएक्शंस को, और उस रिएक्शन को भी मेटाबॉलिज्म नहीं बोल रहे हैं ना, वो रिएक्शंस लेबोरेटरी रिएक्शंस है। दोज रिएक्शंस आर लिविंग रिएक्शंस बट दे आर नॉट लिविंग थिंग्स। ठीक है, नाउ सो वी कैन सम अप एंड से दैट मेटाबॉलिज्म इज, हम क्या कह सकते हैं लास्ट में?
क्या कह सकते हैं, इट इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विदाउट एक्सेप्शंस, विदाउट एक्सेप्शन, विदाउट एक्सेप्शन, ठीक है, ये है विदाउट एक्सेप्शन। Without exception, metabolism is a defining feature of life. Defining feature of life, metabolism, cellular organization and consciousness. So, metabolism हम लोग पढ़ चुके हैं। तो मेरे चांद सितारों, चलो नेक्स्ट वाले को पढ़ें, लेकिन उसके पहले as always we see, we aim, we try hard and we conquer, right? So let's begin with cellular organization. Metabolism topic is complete. Now cellular organization. Cellular organization. What is cellular organization? What is this word? Actually, first we have to understand what is organization. What is organization? Organization किसी भी चीज को अच्छे से अरेंज करके रखना है ना। हम अपना घर जब बनाते हैं तो अपने घर में अगर मान लो हमने शेल्फ ही बनाई है तो हर चीज अच्छे से अरेंज करके रखते हैं, ऐसे ही छितर बितर करके गंदे से नहीं रखना है, ठीक है। हर चीज ऑर्गेनाइज्ड वे में होना चाहिए। घर में भी किचन का अलग है कमरा, है ना, वॉशरूम्स अलग तरफ है, सब कुछ अपना ऑर्गेनाइज्ड अपनी अपनी जगह पर है। किचन में कोई वॉशरूम वाला काम नहीं करेगा या वॉशरूम में किचन वाले काम नहीं होंगे, ठीक है। गेस्ट रूम है, वहां पर खाना नहीं बनाना है, किचन में बनाना है। सब चीज, सब सारे डिपार्टमेंट्स अलग हैं, सब जगह जो फंक्शंस हो रहे हैं वो अलग है, सब कुछ एकदम ऑर्गेनाइज्ड है। ये तो हो गया बड़े लेवल पे, ठीक। अब एक छोटा सा सेल देखते हैं, राइट। क्या देखेंगे, एक छोटा सा सेल। सेल के अंदर बहुत सारे केमिकल्स हैं। अभी हमने बताया हमारी बॉडी केमिकल्स से बनी है, तो सेल के अंदर भी बहुत सारे केमिकल्स होंगे, और जो केमिकल्स होते हैं ना वो मिलके ऑर्गेनेल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं वो, ऑर्गेनेलीज, राइट, ऑर्गेनेलीज। और ये जो ऑर्गेनेलीज हैं एक सेल के अंदर, फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया, एक सेल के अंदर जो एनर्जी होती है ना पावर हाउस वाली, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर गोल्जी एपरेटस, ये प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड है, पैकिंग वगैरह करता है प्रोटीन्स की, है ना, टिफिन पैक करते हैं वैसे टाइप से पैकिंग करता है, मैचुरेशन। हम लोग इन वर्ड्स को देख के परेशान नहीं होना है, हम ये सारे वर्ड्स थर्ड यूनिट यानी कि सेल वाले में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर एग्जाम्पल, किसका एग्जाम्पल दें, राइबोसोम्स का दे देते हैं, ये भी प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेंगे। ऐसे बहुत सारी चीजें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, किसी जगह पे प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सारी चीजें क्या हो गई, ऑर्गेनेल्स, डिफरेंट। अब ये नाम मैंने क्यों लिए, और भी बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं। ये नाम इसलिए लिए कि अगर ये एक घर है, सेल एक घर है, सेल क्या है, एक घर है, तो इसके अंदर ये जो ऑर्गेनेल्स हैं ये सब अपनी अपनी जगह पर होंगे, सब अपनी अपनी जगह पर ऑर्गेनाइज्ड होंगे, अच्छे से अरेंज्ड होंगे, एंड दैट इज कॉल्ड एज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर कंपोनेंट्स एंड देयर अरेंजमेंट्स इनसाइड द सेल। सेल में न्यूक्लियस भी होता है ना, न्यूक्लियस। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता। हमारी बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स होती है ना, मैच्योर आरबीसीज, जिनके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, उन सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता। हालांकि ये यहाँ रिलेवेंट टॉपिक नहीं है, फिर भी ऐसे ही बता दिया है ना। चलो, अब हमने ये जान लिया सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है ये पता है, हमारी बॉडी में होता है, क्या होता है ये भी जान गए। हमको ऑर्गेनिज्म क्यों बोलते हैं कि पेड़ ऑर्गेनिज्म है, लिविंग, हम ऑर्गेनिज्म है, एक मशरूम यानी कि जो कि फंगस है लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया लिविंग ऑर्गेनिज्म है। क्यों है क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड है सब कुछ हमारी बॉडी में। वी आर ऑर्गेनिजम्स बिकॉज एवरीथिंग इज ऑर्गेनाइज्ड इनसाइड आवर बॉडी। सब कुछ, किडनी की जगह पर है, लीवर की जगह पर है ना, दिमाग जहां होना चाहिए वहीं है, जो चीज जहां होनी चाहिए वो वहां है। दूसरी बात, एक अगर कोई ऑर्गन है,
मान लो लीवर को ले लो, उस लीवर के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं। जिस सेल को जिस जगह पर रहना चाहिए, इस लीवर में भी वो अपनी जगह पर ही रहेगा। मतलब अच्छे से अरेंज है कि यहाँ ये सेल होना चाहिए, यहाँ ये सेल होना चाहिए, ठीक है। उस सेल के अंदर भी जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि ये लोग, वो भी अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड है। मतलब बॉडी में सबसे छोटा सेल जो होता है वहां से शुरू करो और पूरे ऑर्गन सिस्टम तक जाओ, सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है। अब मैंने ये दो शब्द क्यों बोले, सेल, ऑर्गन सिस्टम, ये हम पढ़ने वाले अब नेक्स्ट स्लाइड में। जान गए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है और ऑर्गेनाइजेशन है इसलिए हम ऑर्गेनिजम्स हैं। अब देखो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मैंने बताया था हमारी बॉडी केमिकल्स से बनी है, यानी कि बायोमॉलिक्यूल्स, और बायोमॉलिक्यूल्स मिलके ऑर्गेनेल्स बनाते हैं। ये भी मैं अभी बता चुकी हूँ, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, है ना, राइबोसोम्स और सब कुछ, बहुत सारे हैं, है ना। न्यूक्लियस बनाया बायोमॉलिक्यूल्स ने मिलके, जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने ऑर्गेनेल्स बनाए। और ऑर्गेनेल्स मिलके क्या बनाएंगे, एक सेल। एक सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल होते हैं, ठीक है। जो सेल एक जैसे होते हैं, जो सेल एक जैसे होते हैं वो एक टिश्यू बनाते हैं, अपना एक समूह बनाते हैं, ठीक। और जो टिश्यू एक जैसे होते हैं, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना हिपैटिक टिश्यू, हिपैटिक एक ऑर्गन है, उसके अंदर भी बहुत सारे टिश्यूज होते हैं। तो अभी देखो जो एक जैसे सेल हैं उनने टिश्यू बनाया, और जितने एक जैसे टिश्यूज हैं उनने क्या बनाया, ऑर्गन बनाया। जितने एक जैसे टिश्यूज हैं उनने ऑर्गन बनाया, जितने एक जैसे ऑर्गन हैं उनने ऑर्गन सिस्टम बनाया। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक ले लो, माउथ टू एनस। माउथ है, ठीक है, ईसोफेगस है, माउथ के बाद आहार नलिका होती है ना, मुंह से आहार नलिका जाती है, पेट होता है, आंतें होती हैं, ठीक है, एनस होता है। तो पूरा माउथ से लेकर एनस तक सारा का सारा क्या है, एक सिस्टम है जिसको बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, खाने पचाने वाला सिस्टम, राइट। तो उसमें बहुत सारे ऑर्गन हो गए, जैसे स्टमक, पेट एक ऑर्गन है, आंतें वो अलग ऑर्गन है ना, क्या बोलते हैं, ईसोफेगस वो अलग है। तो जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जो ऑर्गन्स एक जैसे काम करते हैं, वो सब मिला के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम। और बहुत सारे सिस्टम्स हम पढ़ेंगे, एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव, नर्वस सिस्टम, सारे सिस्टम पढ़ने वाले हैं। सो ऑर्गन सिस्टम हो गए, और सारे ऑर्गन सिस्टम्स मिला के एक ऑर्गेनिज्म बना लेंगे। जैसे कि हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड ऑल, है ना, खाने पचाने का सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखो क्या हुआ, सबसे छोटे लेवल पे बायोमॉलिक्यूल से शुरुआत करो। बायोमॉलिक्यूल्स यानी केमिकल्स। केमिकल्स ने मिलके क्या बनाया, ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स ने मिलके क्या बनाया, सेल। सेल्स ने मिलके क्या बनाया, टिश्यू। और जो टिश्यूज एक जैसे काम करते हैं, जैसे लिवर है, लिवर में बहुत सारे टिश्यू होते हैं। तो कुछ जो होते हैं वो बाइल यानी पित्त का प्रोडक्शन करते हैं, पित्त जानते हैं ना हम लोग, पित्त का प्रोडक्शन करते हैं। कुछ सेल्स वो अलग काम करते हैं, है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं लीवर क्या बोलते हैं, टॉक्सिन्स को छानता है ना, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, तो उनका अलग काम। मतलब सारे, एक लीवर अगर एक ऑर्गन है तो उसके अंदर अलग अलग टिश्यूज हैं जो अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन वो टिश्यू में कौन है सदस्य, सेल्स हैं जो एक जैसा काम कर रहे हैं। जो फिर से बताती हूँ मैं, बायोमॉलिक्यूल्स उनने मिलके क्या बनाया, ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स ने मिलके क्या बनाया, सेल। कुछ सेल्स जो एक जैसा काम करते हैं उनने टिश्यू बनाया। कुछ टिश्यूज जो एक जैसे काम करते हैं और जिनके काम रिलेटेड हैं वो बनाए ऑर्गन। जिन ऑर्गन्स के काम एक दूसरे से रिलेटेड हैं, है ना, उनने क्या बनाया, ऑर्गन सिस्टम। एंड फाइनली सारे ऑर्गन सिस्टम को जोड़ दोगे तो एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ठीक है मेरे बाल गोपाल बच्चा लोग, चांद सितारों। अब एक एग्जांपल इसका हम लोग ईंट से लेते हैं। हम लोग सेल से शुरुआत करते हैं। एक ईंट है, ठीक है, उसको सेल मान लो, राइट। अब हमने जब घर बनाना है, हम ईंट लेके आए, वो ईंट थी सेल। वो ईंट क्या थी, सेल थी। उसके बाद हमने एक दीवार खड़ी कर दी, ठीक है, उस दीवार को क्या बनाओगे, टिश्यू।
उस दीवार को बताएं बना दो टिश्यू। फिर पूरा एक कमरा बना दो, पूरा एक क्या बना दो, 4 दीवारी बना दो, एक रूम बन गया। उसको क्या बना दिया हमने, ऑर्गन। चारों दीवारें एक जैसी हैं और एक चारों दीवारों को मिला के एक ऑर्गन बन गया। लेकिन वो जो ऑर्गन है उसमें केवल ईंट तो होगी नहीं, है ना, उसमें दरवाजे भी लगेंगे, ग्रिल्स वगैरह जो लगनी है, मतलब लोहे का सामान और दुनिया भर की चीजें, तो ऑर्गन सिस्टम बनेगा फिर सारे। ठीक है, तो हमने क्या बनाया, एक ऑर्गन सिस्टम, जिसमें ब्रिक्स के साथ जो रूम बना था उसमें हमने दरवाजे वगैरह, डोर्स वगैरह लगा दिए और भी, ठीक है, उसको बना दिया हमने ऑर्गन सिस्टम। ठीक, फिर फाइनली क्या बनाना है, जितने भी कमरे हैं सबको मिला दोगे तो घर बन जाएगा। तो जो घर है वो क्या हो गया, ऑर्गेनिज्म। घर क्या हो गया, ऑर्गेनिज्म। ईंट हो गया सेल, दीवार हो गई टिश्यू, रूम हो गया ऑर्गन, और रूम में जो अच्छे से दरवाजे, एसी वैसी सब कुछ जो भी तुमको लगाना है लगा दिया, वो एक ऑर्गन सिस्टम हो गया। ठीक है, क्योंकि सिर्फ 4 दीवार है उसमें काम नहीं चलेगा ना, पूरा उसको अच्छे से जमाना पड़ेगा, छत वत लगानी पड़ेगी। ठीक है, हो गया ऑर्गन सिस्टम। और जितने भी रूम है, ठीक है, चाहे वो वॉशरूम्स हो, चाहे वो किचन हो, चाहे वो गेस्ट रूम हो, चाहे वो बेडरूम हो, सबको मिला दोगे तो एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। घर में सारे कमरों की ज़रूरत पड़ती है ना, किचन के लिए अलग है, सबका अलग है, तो सारे सिस्टम अलग अलग हैं, सबको मिलाओ ऑर्गेनिज्म बन गया। राइट, चलो, तो आई होप मेरे चांद सितारे हूँ, ये आपको सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन समझ में आ चुका है। नहीं आया है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना। देखो, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विदाउट एक्सेप्शन, है ना। मैंने बताया था ना 3 डिफाइनिंग फीचर्स, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। तो दूसरा क्या हो गया, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जो अभी हमने पढ़ा, ये है डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ। ठीक है, विदाउट एक्सेप्शन, विदाउट एक्सेप्शन, कोई भी ऐसा लिविंग बीइंग नहीं है जिसकी बॉडी में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये एक टॉपिक। दूसरी चीज बताते हैं, सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये भी जानते हैं, कोई भी चीज जो सेल से छोटी है वो सरवाइव नहीं करेगी। ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे सेल्स होंगे और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक सेल होगा। यूनी मीन्स 1 एंड मल्टी मीन्स मोर देन 1। यूनी का एग्जाम्पल क्या हुआ, बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी लोग, ठीक है, और एमीबा। मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल क्या हुआ, हम लोग हो गए, प्लांट्स हो गए, फंगस हो गया, है ना। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट सेल कैन नॉट सर्वाइव। इससे एक चीज आ जाती है, पता है क्या, वायरसेस। वायरसेस आर connecting link between living and non-living. Between living and non-living. क्यों है कनेक्टिंग लिंक, क्योंकि ये जो वायरसेस होते हैं इनकी खुद की सेल वॉल नहीं है, इनकी खुद की दीवार नहीं है। जैसे हमारा घर है, दीवार नहीं है, बस सामान पड़ा है, बेड है, खुला है सब कुछ, है ना, इसका जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही खुला रहता है। तो ये सेल से छोटा है, ये सेल से मतलब सेल कंप्लीट सेल नहीं है। वायरस को बोलोगे तो वो कंप्लीट सेल नहीं है, तो उसको लिविंग नहीं बोल सकते। लेकिन वो ह्यूमन बॉडी में जाकर या फिर किसी भी जीव जंतु, पेड़ हो गए और बाकी एनिमल्स हो गए, उनकी बॉडी में जाकर मल्टीप्लाई करता है, रेप्लिकेट करता है, खुद के पूरा रिप्रोड्यूस कर जाता है, तो फिर वो लिविंग के फीचर हैं। अब क्या किया जाए, तो इट इज़ अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरसेस के बारे में हम पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे 2nd चैप्टर। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। 2 चीज़ें कंप्लीट हो गई। अब मेरे चांद सितारों, एज ऑलवेज वी सी, वी एम, वी ट्राई हार्ड एंड वी कॉन्कर। राइट, सो ट्राई हार्ड, लेट्स बिगिन। कॉन्शियसनेस, क्या है कॉन्शियसनेस? अगर हमें कोई एक झापड़ मार के जाए तो क्या हमें पता नहीं चलेगा? चलेगा ना, बिकॉज वी आर कॉन्शियस। हम छुई मुई है, उसको ऐसे टच करते हैं, बेचारी मुरझा जाती है ना तुरंत से। वो क्या है, कॉन्शियसनेस शो कर रही है। सूरजमुखी
सनलाइट की तरफ मुड़ जाता है, कॉन्शियस है। सो ऑल ऑर्गेनिजम्स whether they are prokaryotes or they are eukaryotes have ability to sense the surroundings, अपने आसपास की वातावरण को सेंस करेंगे एंड रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई, और उसके लिए रिस्पॉन्ड करेंगे जैसे कि फिजिकल, टच, टेम्परेचर, ये सारी चीजें है ना। केमिकल, जैसे कि हमारे ऊपर कुछ गिर जाए, एसिड वगैरह, या कोई कीड़ा ही रेंग के चला जाए, वो केमिकल्स छोड़ता है ना, तो क्या होता है, प्रॉब्लम आती है। बायोलॉजिकल, चांद, सूरज, धरती, ग्रह, धरती माता, पेड़ जो होता है वो धरती की तरफ रूट्स धरती की तरफ जाती हैं, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करती हैं, जबकि जो शूट होता है वो ऊपर जाता है, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करता है ना। सनलाइट की तरफ कौन जाता है, शूट जाता है, और सनलाइट से दूर कौन भागता है, रूट भागता है, तो बायोलॉजिकल स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, सो प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू लाइट, वाटर, पानी के लिए, अगर पानी की कमी होती है तो पेड़ सूख जाते हैं ना। टेम्परेचर, गर्मी होगी तो मुरझाएंगे, टेम्परेचर, पॉल्यूटेंट्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। पता है जो लाइकेंस होते हैं ना, हम लोग पढ़ेंगे, अब लाइकेन क्या है ये हम बाद में पढ़ेंगे। जो लाइकेंस होते हैं वो पॉल्यूशन के इंडिकेटर होते हैं, यानी कि अगर जहाँ पॉल्यूशन है वो वहाँ ग्रो नहीं करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ 2 वर्ड आए थे, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। क्या है ये प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट? एक सेल है, उसके अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए वगैरह है, उसके बाहर अगर कोई इन्वेलप नहीं है, ये इन्वेलप मान लो नहीं है, तो बोलेंगे सेल को प्रोकैरियोटिक सेल। लेकिन अगर कोई सेल है, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल भी है और उस जेनेटिक मटेरियल के बाहर एक एनवेलप है, तो ऐसे सेल को बोलेंगे यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोट का एक ही एग्जाम्पल है, वो है बैक्टीरिया, और उसके अलावा जितने भी लिविंग हैं सब लोग यूकैरियोटिक हैं, चाहे वो फंगस हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल्स हो। तो कॉन्शियसनेस क्या है? आवर एबिलिटी टू सेंस, टू रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंट, हमारी वातावरण को रिस्पॉन्स करने की क्षमता है ना, वो क्या हो गई? कॉन्शियसनेस। एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल्स जैसे कि मिमोसा पोडिका का देखते हैं। ये क्या है? छोई मोई है ना, इसको टच किया तो सिकुड़ गई। सनफ्लावर है, सन की तरफ जा रहा है, तो ये लोग क्या शो कर रहे हैं? कॉन्शियसनेस शो कर रहे हैं। अब एक चीज, कुछ जो जीव जंतु होते हैं, कुछ प्लांट्स और एनिमल्स जो कि सीजनल ब्रीडर होते हैं, यानी उनकी प्रोजनी वो रिप्रोड्यूस किसी एक सीजन में ही करेंगे। वो सीजन जब नहीं होगा, हम बोलते हैं ना ये मैंगो का सीजन है ना, अगले सीजन में मैंगो नहीं हुआ, फिर प्लांट एनिमल्स की इस सीजन में डॉगी के बेबीज हो रहे हैं या जिस भी एनिमल के, तो जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं उनमें फोटो पीरियड अफेक्ट्स रिप्रोडक्शन। जो सीजनल ब्रीडर होते हैं उनमें जो फोटो पीरियड होता है दैट अफेक्ट्स रिप्रोडक्शन। अब ये क्या है ये शब्द फोटो पीरियड? फोटो पीरियड मतलब हम लोग बोलते हैं ना, अभी दिन छोटे चल रहे हैं, सर्दियां हैं, अभी दिन लंबे चल रहे हैं, गर्मियां हैं, तो जितनी देर सूरज रहता है ना, जितनी देर रोशनी रहती है वो हो गया फोटो पीरियड। अगर सर्दियां हैं तो फोटो पीरियड छोटा होगा, अगर गर्मियां हैं तो फोटो पीरियड बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, शॉर्ट डे प्लांट्स, ये वो प्लांट हैं जो उस मौसम में, जब क्या होगा, जब सूरज कुछ देर के लिए उगेगा, यानी दिन छोटे होंगे, तब वो फूल खिलेगा। ठीक है, ऐसे प्लांट को शॉर्ट डे प्लांट बोलते हैं। दूसरा हो गया लॉन्ग डे प्लांट्स, जब सूरज ज़्यादा देर के लिए खिलता है ना, जब दिन लंबे होते हैं
तब ये पेड़ में फूल निकलते हैं। शॉर्ट डे प्लांट्स फ्लावर व्हेन अ पीरियड ऑफ डार्कनेस एक्सीड्स अ क्रिटिकल नाइट लेंथ, यानी जो अंधेरे का जो समय है वो ज़्यादा होता है, मतलब 12 घंटे से ज़्यादा लंबी रात होगी तो ये फूल खिलेंगे। और लॉन्ग डे में 12 घंटे से छोटी होनी चाहिए रात तो ये फूल खिलते हैं। ठीक है, ये हो गया एक प्लांट्स का एग्जाम्पल। अभी हम बताते हैं शॉर्ट डे ब्रीडर एंड लॉन्ग डे ब्रीडर, ये क्या होता है। जैसे ये बकरी है ना, ये है शॉर्ट डे ब्रीडर, यानी ठंड के जो मौसम होते हैं उनमें दिन छोटे होते हैं तो ये ऑर्गेनिजम्स उस समय रिप्रोड्यूस करेंगे। और लॉन्ग डे ब्रीडर्स जैसे कि हॉर्स हो गया, घोड़ा है ना, जब दिन लंबे होते हैं यानी कि गर्मियाँ, ठीक है, ऐसे समय में ये ऑर्गेनिजम्स ब्रीड करते हैं, इन्हें बोलते हैं लॉन्ग डे ब्रीडर्स। लेकिन इसके पीछे कुछ साइंस होगी, क्या क्यों ये लॉन्ग डे ब्रीडर्स हैं, क्या हो गया कि ये लॉन्ग डे ब्रीडर्स हैं। एक्चुअली जब दिन में सूरज की रोशनी तेज होती है तो हमारे ब्रेन के पास एक ग्लैंड होती है जिसका नाम होता है पीनियल ग्लैंड। क्या नाम होता है? पीनियल ग्लैंड। वो एक हार्मोन रिलीज करती है और उसका नाम होता है मेलाटोनिन नॉर्मली। लेकिन जब सूरज तेज होता है, रोशनी तेज होती है तो वो इसको सप्रेस कर देता है और मेलाटोनिन रिलीज नहीं हो पाता है ज़्यादा मात्रा में। ठीक है, मेलाटोनिन ज़्यादा मात्रा में रिलीज नहीं हो पाएगा। लेकिन जैसे ही अंधेरा होगा तो ये ग्लैंड अपना काम शुरू कर देगी और ज़्यादा से ज़्यादा मेलाटोनिन को रिलीज करेगी। ये इफ़ेक्ट करेगा हाइपोथैलेमस में। हमारे ब्रेन में एक और चीज़ है, वो है हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस क्या करेगा? उन हार्मोन्स को रिलीज करेगा जो पिट्यूटरी ग्लैंड पे इफ़ेक्ट करेंगे और वहाँ से दूसरे हार्मोन रिलीज करवाएंगे जो कि हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टिमुलेट करें। तो अगर ये रात में स्टिमुलेट हो रहा है ना, रात में ज़्यादा रिलीज हो रहा है तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो रात में स्टिमुलेट हो रहा है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स में क्या होगा, जब दिन छोटे हैं, अगर दिन छोटे हैं तो ये रात लंबी है, ये हार्मोन ज़्यादा रिलीज होगा और उनका फाइनली जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जैसे ओवरीज हो गई वो स्टिमुलेट होगा क्योंकि ये हार्मोन ज़्यादा मात्रा में रिलीज हुआ है। और ओवरीज से ओवम बनेगा, फर्टिलाइजेशन, फिर उसके बाद पूरा प्रोसेस फर्टिलाइजेशन एंड बेबी बर्थ एंड ऑल एवरीथिंग। लेकिन जो लॉन्ग डे ब्रीडर्स होते हैं उनमें ये मेलाटोनिन उल्टा काम करता है, ये इसको सप्रेस करता है, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को सप्रेस करता है। लॉन्ग डे और शॉर्ट डे ब्रीडर का उल्टा है। शॉर्ट डे ब्रीडर्स में मेलाटोनिन, पहली बात तो लंबी रातें हैं तो ज़्यादा सिक्रीट होगा, दूसरी बात जब वो मेलाटोनिन ज़्यादा सिक्रीट होगा तो वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा और ओवम एंड ऑल ज़्यादा रिलीज होगा। लेकिन जो लॉन्ग डे ब्रीडर्स हैं उनके अंदर दिन लंबे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, जब दिन लंबे हैं तो रात छोटी है और रात छोटी है तो मेलाटोनिन कम रिलीज होगा। कम रिलीज होगा तो वो क्या करेगा, वो इस पर यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स पर अपना जो रोकने वाला इफेक्ट था वो कम करेगा। मैंने बताया ना, जो शॉर्ट डे ब्रीडर होते हैं उनमें मेलाटोनिन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, लेकिन जो लॉन्ग डे ब्रीडर्स होते हैं उनमें जो मेलाटोनिन है रिप्रोडक्टिव सिस्टम को सप्रेस करता है। तो जब दिन छोटे होंगे, अगर हम शॉर्ट डे ब्रीडर की बात करें, शॉर्ट डे ब्रीडर की, अगर दिन छोटा है तो मेलाटोनिन ज़्यादा रिलीज होगा रात में और वो स्टिमुलेट कर देगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। एकदम सिंपल सी बात, दिन छोटा, मेलाटोनिन ज़्यादा रिलीज हुआ और उसने क्या किया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टिमुलेट किया। लेकिन अगर हम लॉन्ग डे ब्रीडर की बात करें तो उसमें क्या होता है, उसमें मेलाटोनिन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को सप्रेस करता है। तो हम चाहेंगे कि मेलाटोनिन कम से कम सिक्रीट हो और मेलाटोनिन सिक्रीट होता है अंधेरे में, ठीक है। जब दिन लंबे होंगे, गर्मियाँ होंगी तो
रात छोटी होगी तो मेलाटोनिन कम सीक्रेट होगा और वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे नेगेटिव इफेक्ट नहीं डाल पाएगा और लॉन्ग डे ब्रीडर ब्रीड कर पाएगा और रिप्रोड्यूस कर पाएगा। ठीक है, दोनों लॉन्ग डे चाहे शॉर्ट डे ब्रीडर्स दोनों में मेलाटोनिन का इफेक्ट उल्टा है। ये एक एग्जाम्पल्स है गोट का। गोट इज अ शॉर्ट डे ब्रीडर। दिन जब छोटे हैं तो रात लंबी है, पीनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन ज़्यादा सीक्रेट हो रहा है, वो हाइपोथैलेमस पे इफेक्ट करेगा, वहाँ से कुछ हार्मोन्स निकलेंगे, वो पिट्यूटरी ग्लैंड पे इफेक्ट करेगा, वहाँ से कुछ हार्मोन निकलेंगे एंड फाइनली ओवरी तक पहुँचेगा, ओवम निकलेगा एंड दे विल रिप्रोड्यूस एंड दे विल हैव बेबीज। लेकिन अगर दिन लंबे हो गए यानी गर्मियाँ आ गई तो क्या होगा, रात छोटी होगी, मेलाटोनिन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, इट विल डिक्रीज। और अगर मेलाटोनिन का प्रोडक्शन डिक्रीज हुआ तो ओवरी पे उतना अच्छा, ओवरी पे जो स्टिमुलेशन था वो कम हो जाएगा एंड ओवम नहीं बनेगा, दे कांट रिप्रोड्यूस ड्यूरिंग लॉन्ग डेज यानी समर्स वगैरह। ओके, आई होप आप लोग को ये टॉपिक समझ में आ गया है। तो जो कहा गया है कि कॉन्शियसनेस वाले टॉपिक के अंदर फोटो पीरियड अफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो बता दिया मैंने। नाउ एक बहुत बड़ा वर्ड आता है सेल्फ कॉन्शियसनेस। ये क्या है? दो चीज़ें हैं, एक है कॉन्शियसनेस, हमें पता है हमारे सराउंडिंग्स में क्या चल रहा है और हमारी बॉडी में क्या चल रहा है। दूसरा है सेल्फ कॉन्शियसनेस, हमें पता होना कि हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में क्या चल रहा है। अजीब सी चीज़ है ना। सेल्फ कॉन्शियसनेस इज कॉन्शियसनेस दैट वी आर कॉन्शियस, ये होता है सेल्फ कॉन्शियसनेस। हम कॉन्शियस है, अच्छी बात है कि हाँ हमें जो भी चीज़ है फिजिकल, सूरज, ये वो जितने भी स्टिमुलस हैं उसके लिए हम कॉन्शियस हैं, लेकिन हमें पता होना कि हम कॉन्शियस हैं, ये सेल्फ कॉन्शियसनेस है। ये फीचर सिर्फ और सिर्फ सिर्फ ह्यूमन बीइंग में होता है। कॉन्शियसनेस सारे लिविंग बीइंग्स में है, लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस यानी ये पता होना कि हम कॉन्शियस हैं, ये होता है सेल्फ कॉन्शियसनेस और ये केवल ह्यूमन बीइंग्स में होता है। लेकिन फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, एनसीईआरटी में एक शब्द बोला गया है कि जो कोमा में पेशेंट होते हैं यानी जो लोग ब्रेन डेड हैं उनके अंदर कॉन्शियसनेस तो है, ओके, लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होती है। तो कोमा में अगर कोई पेशेंट है जो ब्रेन डेड है उसमें self consciousness is absent in a comatose patient, in a brain dead patient, and only consciousness is present. Okay, so आज ये टॉपिक यहाँ खत्म हुआ। हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? Today we discussed defining features of life. क्या थे defining features? Metabolism, second one cellular organization, and third one is consciousness. Okay, so bye. Keep watching my channel Dr. Anuradha's Learn Biology Academy and please like, share and subscribe. मेरे बाल गोपाल लोग, मेरे बच्चा पार्टी, चिल्लर पार्टी, चांद सितारों, बाय बाय, थैंक यू।